एक सिविल हिंदुओं को ही मार रहे हैं। हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके दो लोगों को नहीं मारते हैं, आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, इतना और आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे, बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, की आ जा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। इसका पता नहीं चिश्ती का जन्मदिन होता है या कौन दिन होता है, उस दिन के ऊपर 21 तोपों की सलामी दी जाती है उस को जिसने हमारी माता बहनों का कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो यूथ के मुद्दे उठा रही है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं। यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? मुसलमानों को गाली दो, मशहूर हो जाओ, नफरत की राजनीति पर बड़े सवाल। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दासोतन। क्या आज भारत में सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने का सबसे आसान तरीका किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना बन गया है? क्या मुसलमान के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? और क्या यही वजह है कि कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती? आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रिद्धिमा शर्मा को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। दादा ऑन करना। आप ये जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं किसके लिए कर रही हैं, क्यों कर रही ये हैं? भड़काने वाली चीज है। सबसे आप सुअर किसको कह रही हैं? इंसान यहाँ सुअर है। कौन सुअर है यहाँ पे? खड़े सुअर है यहाँ पे। किसने दी है गाली रिद्धिमा जी? क्यों देंगे? कौन उमर खालिद हम तो नहीं जानते। रिद्धिमा जी कौन है देश के खिलाफ ये बताएं? कौन है? नीट का पेपर लीक पर सवाल उठाना देश के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल भी। नीट के पेपर पे सवाल उठाया जा रहा है। नीट के पेपर पे इन्होंने कितनी बात करी। नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत चीज पे आप भी तो सवाल किससे पूछे? एक मिनट सर एक मिनट, एक सिविल डिस्कशन हो जाने दीजिए। रिद्धिमा जी एक सिविल डिस्कशन कर लेते हैं, आइए। रिद्धिमा जी एक सिविल डिस्कशन छोटा सा। नीट के पेपर पे क्या आप सवाल? उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में शिकायतें और FIR दर्ज होने के दावे किए गए हैं। लोगों का आरोप है कि उनके कई वीडियो मुसलमान के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठाया गया कि जब रायबरेली में हथियार लहराने और कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में FIR दर्ज होने की बात सामने आई और बाद में राजस्थान के गोगा मेड़ी क्षेत्र में भी शिकायतें हुई, तब भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हिंदुओं को ही मार रहे हैं। हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मारते हैं, आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपकी एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, को भगाऊंगा तुम, जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल पड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ बिहार के मौलाना सलीम चतुर्वेदी का मामला लोगों को याद आ जाता है। उनके एक बयान को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी SIT उनको पकड़ कर ले जाती है, जेल में बंद होता है। जेल में बंद होने के बाद उनका ऐसा वीडियो आता है, फिर वो माफ़ी मांग रहे होते हैं। उसके बाद जो कैमरे में उनकी चाल और उनकी हालत दिखाई दी जाती है वो दयनीय होता है। उनको ज़मानत मिलती है और डर के मारे वो ज़्यादा लोगों को बताते भी नहीं कि उनकी ज़मानत हो गई है। और आज भी वो एक तरह से छुपे हुए, डरे हुए,
सहमे हुए बैठे हुए हैं। उनके समर्थकों का सीधा कहना है उनके साथ जेल में भी दुर्व्यवहार किया गया। यहीं से बहस शुरू होती है, क्या कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है या फिर कुछ लोगों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए अलग व्यवस्था बनती जा रही है। पार्टी के लिए आए हम यहाँ पर क्योंकि हमारा पेपर लीक हो रहा है। हम जानते हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कि फेल होना क्या है, कितना वो होता है, कितना दुख देता है। 1 साल की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज करने के लिए आए हैं, हिंदू मुसलमान क्यों? एक मिनट मैं नहीं रुका। जब आपने बोल रहे जब आप बोल रहे थी मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं बताऊँ, यहाँ पे हिंदू मुसलमान क्यों करना है? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों का गुस्सा चलता है, ठीक है। मैं इतनी सच बात बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सच, एक मिनट, अरे भाई मेरी बात तो पूरी होने दो। मेरी बात तो पूरी नहीं हो रही। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। बाकी के जितने भी हैं उनके भी होंगे, हजारों के मकान लोगों का कहना है कि आज सोशल मीडिया पर एक खतरनाक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ बोलता है उतना ज़्यादा उसे राजनीतिक और डिजिटल समर्थन मिलता है। इस बीच दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जिसमें मोदी सरकार ने 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न सोशल मीडिया क्रिएटर्स को बुलाया गया, रिद्धिमा शर्मा की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे। विपक्षी दलों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को सम्मानित करने से पहले उसके सार्वजनिक बयानों और गतिविधियों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। विवाद यहीं पर नहीं रुका। सोशल मीडिया पर रिद्धिमा शर्मा के कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें, समझिएगा ये बहुत ही दुख देने की बात है और बहुत शर्म आती है, जिनमें महात्मा गांधी के बारे में बेहद विवादित टिप्पणियां दिखाई देती हैं। क्या चरखे चला के नहीं, उन्होंने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना खोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे, बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, नहीं किया जा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाया उनको। आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक संवाद की मर्यादा के खिलाफ है। दोस्तों, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब ऑल्ट न्यूज़ के जुबेर इसको ट्वीट करते हैं तो रिद्धिमा शर्मा उसके ट्वीट को रीट्वीट करती हैं और पूछती हैं कि तुम तो फैक्ट चेकर हो, क्या ये गलत है? महात्मा गांधी के बारे में ये शब्द बोले जा रहे हैं इस देश में। जी हाँ, सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति गांधी जी के बारे में अपमानजनक बातें कहे, किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान दे और फिर भी उसे मंच और पहचान मिले, तो समाज को क्या संदेश जाता है? क्या ये संदेश जाता है कि नफ़रत फैलाना फ़ायदेमंद है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक नया मॉडल बन चुका है? एक और विवाद तब सामने आया जब अजमेर शरीफ दरगाह के महान सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप लगे। सलामी दी जा रही है मोइनुद्दीन चिश्ती को, क्यों? वो गली तो भाई बड़ी सकड़ी सी गली है, उसके अंदर से तोपें गई कैसे? इसका मतलब है कि वहां पर बहुत सारी तोपें इकट्ठी हो रखी है। जो असला बारूद जो देश की रक्षा के लिए है, जो सेना के पास होना चाहिए, और कौन सी रक्षा कर रहे हैं वहां पर? किस चीज की, किस तोपों की सलामी दी जा रही है उसको, जिसने हमारी मां संयोगिता जी का बला। आज हमें यह मिल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने जो रहम किया था, उसके बदले में आज हम उनका अपमान सहेंगे? हम बिल्कुल अपमान नहीं सहेंगे। आप जातिवाद करते हैं, आप अच्छे जातिवाद कीजिए। मेरा सभी क्षत्रियों से, सभी हिंदुओं से एक सवाल है कि जिन क्षत्रियों ने अपनी गर्दनें कटवा ली, इस धर्म को बचाने के लिए कहां है वो
जब मैं ब्राह्मण होकर आज पृथ्वीराज जी चौहान जी के मान सम्मान को बचाने की बात कर सकती हूँ, तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है, हम देंगे वहां पर सबसे पहले तो धरना, और उसके बाद जो भी वहां पर सैफी, जो भी वहां पर जो सैफी है, जो भी वहां का मौलाना है, जो वहां पर इतने गंदे बयान दे रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी की मां को भविष्य दिखता था और उन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान जी तुम्हारा काल आएगा। काल नहीं हो, तुम इस देश के अंदर नासूर बन गए हो, तुम हमारा खाते हो और हमारी छाती पर चढ़कर डांस करोगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे ऐसा। तन मन धन और धन जैसे मानेंगे वैसे समझाएंगे। उस दरगाह के अंदर जाकर मैं आपको बता दूं, ये इतनी सी बात नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान जी का अपमान होता है, उनको गाली दी जाती है। इसका पता नहीं चिश्ती का जन्मदिन होता है या कौन दिन होता है, उस दिन के ऊपर 21 तोपों की सलामी दी जाती है उस को जिसने हमारी माता बहनों का था, जिन्होंने मां संयोगिता जी को पृथ्वीराज चौहान जी को खत्म होने के बाद अपनी सेना के सामने। इतिहासकारों, शोधकर्ताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले कई दावे ऐतिहासिक प्रमाणों से मेल नहीं खाते, वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है जिसे जानते हैं सब एक संगठन संचालित करता है। लेकिन समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, समस्या उस माहौल की है जिसमें तथ्य पीछे छूट जाते हैं और नफरत आगे निकल जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य छात्र आंदोलन के दौरान भी रिद्धिमा शर्मा और कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी को लेकर विवाद हुए। आंदोलनकारियों का आरोप था कि वो आंदोलन का मुद्दा बदलने और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों के अपने अपने जवाब भी हैं। रिद्धिमा, आप यहाँ आई क्यों हैं? ये क्यों कौन है? आप यहाँ आई, रिद्धिमा जी, रिद्धिमा आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास है, बताओ। हिट किसके? जिस टाइम पे राष्ट्र आदेश पर आए हैं? किसके आदेश पर? खुद के आदेश पे, मेरा देश है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यूथ के मुद्दे उठा रही है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? कुछ आप बोले ना। एक सेकंड इनको कर दो। भाई जो अनपढ़ भाई आपसे भी जो अनपढ़ सुनिए, एक मिनट 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध, एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री है, उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? कांग्रेसों की होगी। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही है यूथ के मुद्दों पे? लेकिन बड़ा सवाल वही है, देश का युवा बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करना चाहता है। फिर बार बार बहस मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, नफरत की राजनीति पर क्यों आकर रुक जाती है। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स थे। उनका कहना था कि जब तक आपकी शिक्षा सही नहीं है, आपको सही शिक्षा नहीं मिली है ना, तब तक आप इसी तरह की बातें करते हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं उनका शैक्षिक बैकग्राउंड यानी कि उन्होंने क्या शिक्षा ली है ये ज़रूर देख लेना चाहिए। किन्होंने उनको पढ़ाया है और किन्होंने उनको बड़ा किया है, किस सोच के साथ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इसलिए कि असली मुद्दों से ध्यान हटाना आसान हो जाता है? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत असहमति है, लेकिन असहमति और नफ़रत में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति से असहमति हो सकती है, लेकिन उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा और घृणा फैलाना लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जी हाँ, आज ज़रूरत है इस बात की कि कानून का इस्तेमाल बिना किसी भेदभाव के हो। अगर किसी मौलाना, किसी पत्रकार, किसी छात्र या किसी आम नागरिक पर कार्रवाई हो सकती है, तो फिर प्रभावशाली सोशल मीडिया चेहरों पर भी वही कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि कानून की असली ताकत उसकी निष्पक्षता से होती है। अंत में सवाल आपसे लोगों, क्या नफ़रत फैलाने वालों को सम्मान मिलना चाहिए? क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता कानून से ऊपर हो सकती है? और क्या भारत को नफ़रत की राजनीति चाहिए या भाईचारा और संविधान की राजनीति?
ये जो मैडम की हम लोग बात कर रहे हैं 2 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हैं फेसबुक पर। कौन लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, वो भी इसी सोच के हैं क्या? कहाँ जा रहा है हमारा देश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दास स्वतंत्र।